दोस्तों, शहरों को शहरों से जोड़ने के लिए हाईवे का रास्ता और रेलवे कनेक्टिविटी का रास्ता तो थोड़ा पुराना हो गया। क्या जानते हैं, अब शहरों को दूसरे शहरों से नदियों के रास्ते भी जोड़ा जा रहा है। चलिए सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट को देखिए। चाइना के बहुत सारे भाग में पानी का किल्लत, वाटर शॉर्टेज देखा जा रहा था। अगर आपने कभी यूनाइटेड नेशंस का लिविंग विथ रिस्क रिपोर्ट उसको पढ़ा होगा तो आपको ज्ञात होगा कि इंडिया और चाइना को वाटर वल्नरेबिलिटी का शिकार बताया गया है। यानी कि आने वाले दिनों में ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के चलते इन दोनों कंट्रीज में वाटर स्कैरसिटी की चांसेस ज्यादा हैं और उसी को सॉल्व करने के लिए चाइना ऑलरेडी ठोस कदम उठा चुका है। एक ऐसा मेगा प्रोजेक्ट जिससे चाइना ट्रांसफर कर रहा है अपने नदियों का पानी फ्रॉम साउथ साइड टू नॉर्थ साइड। अगर डिस्टेंस के बारे में बात करें दोस्तों तो करीब करीब 4,500 किलोमीटर का डिस्टेंस है ये। फाइनेंशियल कमिटमेंट 70 बिलियन यूएस डॉलर्स की। इसीलिए कहा जा रहा है कि इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। क्या है इस प्रोजेक्ट के डिटेल्स और क्या चैलेंजेस होंगे चाइना के लिए आने वाले दिनों में, इसी को समझने और समझाने के लिए स्टडी आईक्यू की तरफ से मैं प्रस्तुत हुआ हूं। मेरा नाम है भुवन झा। सबसे पहले नजर डालते हैं इस मैप की तरफ। यह है चाइना का रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन का मैप। प्राइमा फेसी आप देखेंगे कि चाइना के साउथ साइड पे ज्यादा बारिश हो रही है एज कंपेयर टू द नॉर्थ साइड, जहां पे एरिड कंडीशंस होते हैं, मतलब ड्राई कंडीशंस होते हैं। दूसरा चीज, चाइना का जो सबसे लंबा नदी है वो है यांगजे नदी, जिसको लाइफ लाइन ऑफ चाइना भी कहा जाता है। अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट होंगे तो आपको पता होगा कि चाइनीज सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट इस यांगजे नदी के साथ बहुत क्लोजली जुड़ा हुआ है। यह नदी शुरुआत करता है अपना जर्नी फ्रॉम तिब्बत और उसके बाद 6,500 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद शंघाई शहर के पास ईस्ट चाइना सी में जाके अपना पानी छोड़ता है। और चाइना इसी यांगजे नदी और इसके ट्रिब्यूटरीज के पानी को अब डाइवर्ट कर रहा है धीरे धीरे टुवर्ड्स द नॉर्दर्न साइड ऑफ चाइना थ्रू 3 रूट्स। 3 रूट इन्होंने बनाए हैं। इस रूट में आखिरकार है क्या? कैनाल्स हैं, रिजर्वोयर्स हैं यानी कि स्टोरेज के टैंक्स हैं, और उसके रास्ते पानी को ट्रांसफर किया जा रहा है। क्या है वो 3 रूट्स? जो येलो कलर में आप देखेंगे वो है ईस्टर्न रूट, फिर जो ग्रीन कलर में है वो है सेंट्रल रूट, और फिर लाल कलर में यह है वेस्टर्न रूट। यांगजे नदी और उसके ट्रिब्यूटरीज का पानी साउथ से नॉर्थ के साइड पहुंचाया जा रहा है। वैसे इसके 4 रिवर बेसिन है दोस्तों, 4 इंपॉर्टेंट रिवर्स इसका पानी ट्रांसफर हो रहा है। कौन कौन से हैं नजर डाल लेते हैं। एक है यांगजे, फिर है हुआई है, हाई है और येलो नदी। इन चारों का प्रमुखता ये पूरा बेसिन का पानी शिफ्ट हो रहा है नॉर्थ के साइड पे। चलिए एक एक करके इनके डिटेल्स को समझते हैं। सबसे पहले ईस्टर्न रूट के ऊपर नजर डालिए। पहले तो नजर डालिए कि किलोमीटर्स, कितना किलोमीटर का ये प्रोजेक्ट है। 1,152 किलोमीटर का। इंक्लूड्स द येलो रिवर टनल, टनल के रास्ते भी पानी ट्रांसफर हो रहा है। अपग्रेडेड ग्रैंड कैनाल ड्रॉज फ्रॉम द यांगजे नदी। वैसे तो यांगजे नदी का इतिहास बहुत पुराना है दोस्तों। जैसा मैंने कहा, चाइनीज सिविलाइजेशन के साथ तो क्लोजली लिंक्ड है, पर यह कोरिलेशन भी कीजिए कि जितने एंशिएंट सिविलाइजेशंस थे, मेजॉरिटी ऑफ देम वो नदी के आसपास ही डेवलप हुए हैं। इंडियन सिविलाइजेशन गंगा नदी के पास में, इजिप्शियन सिविलाइजेशन नाइल नदी के पास में। चैट में हमको बताएंगे मेसोपोटेमियन सिविलाइजेशन कौन से नदी के साथ एसोसिएटेड है। खैर, यह रहा ईस्टर्न रूट का मामला। फिर देखते हैं सेंट्रल रूट। यहां पे 1,264 किलोमीटर का ये पूरा प्रोजेक्ट है जो ऑलरेडी ऑपरेशनल है, ऑलरेडी चालू है ये। और यहां से डांजियांगकाओ रिजर्वायर से आप बीजिंग और तियानजिन की तरफ पानी को ट्रांसफर कर रहे हैं। फिर आखिरी रूट जो है वो है वेस्टर्न रूट। ये भी ऑलरेडी ऑपरेशनल है और इसमें हम डिजाइन टू कनेक्ट ट्रिब्यूटरीज ऑफ द यांगजे टू एरिड प्रोविंसेस इन टनल्स एंड रिजर्वायर्स। अब समझ लेते हैं थोड़ा एरिडिटी का कॉन्सेप्ट। ये एरिड एरिड शब्द जो मैं कह रहा हूं ये है क्या आखिरकार? तो ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ते हैं कि कोई भी एरिया जो एरिड है वो बेसिकली ड्राई है। इसका अर्थ क्या हुआ कि वहां पे इवेपोरेशन ज्यादा हो रहा है प्रेसिपिटेशन के मुकाबले। अब सवाल उठता है कि ऐसे कैसे हो सकता है? प्रेसिपिटेशन अगर कम है तो इवेपोरेशन कैसे ज्यादा हो जाएगा? फेयर क्वेश्चन। समझिए, ऐसा प्रेसिपिटेशन कम हो रहा है मतलब बारिश कम हो रही है, और सॉइल में, मिट्टी में जो मॉइस्चर होता है वो भी इवेपोरेशन के थ्रू उड़ के चला जा रहा है। अब सोचिए क्या है, बारिश कम और मिट्टी में मॉइस्चर भी कम, तो हो गया वो ड्राई एरिया।
और यही चीज जब अर्थ के हिस्ट्री में आप अप्लाई करेंगे तो वही एरिया धीरे धीरे डेजर्टिफिकेशन हो जाएगा, डेजर्ट की तरफ बढ़ने लगेगा। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए चाइना ने ये पूरा प्रोजेक्ट को अप्लाई किया है। जब हमने इसके तीनों रूट्स के बारे में समझ लिया, अब इसके कुछ फायदे देखते हैं दोस्तों, फिर उसके चैलेंजेस को समझेंगे। सबसे बड़ा फायदा जो है वो है द बायांगदियान लेक रिवाइटलाइजेशन। इस लेक का, बायांगदियान लेक, इसको कहा जाता है किडनी ऑफ नॉर्थ चाइना। काफी इंपॉर्टेंट बायोडाइवर्सिटी का प्लेस है ये। बहुत सारे बर्ड्स, प्लांट्स, फिशेस यहां मिलते हैं। पर हो क्या रहा था, यहां पे एक्सट्रैक्शन ज्यादा हो रहा था, जिसके चलते पानी की कमी हो गई। अब इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस प्रोजेक्ट के थ्रू इस बायांगदियान लेक को फिर से रिवाइटलाइज किया गया है, फिर से इसमें पानी आया है, जिसके चलते आप देखते हैं कि जब हम लोग माइग्रेटरी रूट्स की बात करते हैं, यानी कि हमारे बर्ड्स जो पॉइंट ए से पॉइंट बी जा रहे हैं तो एक सर्टेन रास्ते से जाते हैं, वैसे ही एक रास्ता है सेंट्रल एशियन फ्लाईवे। सेंट्रल एशियन फ्लाईवे आप देखते हैं रशिया से सारे बर्ड्स उड़ते हुए इंडिया के साइड आते हैं। उसी रास्ते में ये स्टॉप ओवर साइट है, यानी कि इंपॉर्टेंट माइग्रेटरी साइट भी है, और इसीलिए इसके रिवाइटलाइजेशन से चाइना के बायोडाइवर्सिटी कमिटमेंट्स में उसको काफी लाभ मिला है। तो देखा जाए, इन एडिशन टू प्रोवाइडिंग ड्रिंकिंग वाटर, ऑब्वियसली पानी और इंफ्रास्ट्रक्चर और इरिगेशन वो सब तो हो ही रहा है, पर बायोडाइवर्सिटी के पर्सपेक्टिव से 50 से ज्यादा नदियों में पानी फिर से आया है, और इट हैज हेल्प द रिवाइटलाइज द बायांगदियान लेक कॉल्ड एज द पर्ल ऑफ नॉर्थ चाइना, ऑल्सो कॉल्ड एज द किडनी ऑफ नॉर्थ चाइना। पर यह तो रहा सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट, और भी क्या फायदे हैं। अब ऐसा समझिए कि ऐसा एरिया जहां पे पहले पानी नहीं था, ड्राई था, वहां पे पानी पहुंचा। अब क्या होगा, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, जरूर। वाटर सिक्योरिटी बढ़ेगा, जरूर। इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बढ़ेगा, जरूर। पीपल के क्वालिटी ऑफ लाइफ में इजाफा होगा, जरूर। और यही सब कुछ देखने को मिला है। इसके फायदे क्या हैं? इंडस्ट्रियल आउटपुट बढ़ रहा है, अर्बनाइजेशन, क्वालिटी ऑफ लाइफ इन वाटर स्ट्रेस्ड एरियाज, यानी कि नॉर्थ चाइना जो एक तरीके से स्पार्सली पॉपुलेटेड था, ज्यादा पॉपुलेशन नहीं था, अब वहां पे क्योंकि पानी पहुंच रहा है तो डेवलपमेंट पहुंच रहा है पीछे पीछे। ऐसे ही तो नहीं चाइना अब यूनाइटेड स्टेट्स के साथ कदम से कदम मिला रहा है, उसको चुनौती दे रहा है। इट इज नॉट जस्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, इट इज ऑल्सो द ब्रेन बिहाइंड दैट इकोनॉमिक्स। आगे देखिए, इट हेल्प्स रिप्लेनिश डिप्लीटेड नॉर्दर्न एक्विफर्स एंड इंप्रूव्स वाटर क्वालिटी। पहले जब पानी नहीं था तो वहां पे सलाइन पानी था, जिसको आपको डीसैलिनाइजेशन करना पड़ता था, यानी कि खारा पानी था, उसको आपको डीसैलिनाइज करके फ्रेश वाटर बनाना पड़ता था। अब वो कॉस्ट उसके लिए कम हो गए हैं क्योंकि फ्रेश वाटर पहुंच रहा है। तो ये तो है बेनिफिट्स साउथ नॉर्थ ट्रांसफर प्रोजेक्ट के, जो एक तरीके से चाइना का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, जो एक तरीके से उसका इकोनॉमिक प्रोग्रेस, उसका टेक्नोलॉजिकल एबिलिटी पूरे विश्व के सामने दर्शाता है। बट विथ ऑल दी बेनिफिट्स कम्स मेनी चैलेंजेस, क्योंकि हम बात कर रहे हैं नदियों के पानी को डाइवर्ट करने की। अगर आप हमारे साथ स्टडी IQ के क्लासरूम्स में जुड़े होंगे तो आपको पता होगा कि मैं एक लाइन हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहता हूं कि नदी जो है वो एक जीवंत एंटिटी है, लिविंग बीइंग है। वो रेस्पॉन्ड करता है उसके अंदर कितना पानी है, वो रेस्पॉन्ड करता है उसके अंदर कितना सेडिमेंट्स है। और क्योंकि आप नदी के पानी के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं तो उसके साथ काफी सारे चैलेंजेस होना लाजमी है। चलिए चैलेंजेस देखा जाए। सबसे पहला, 3 लाख से ज्यादा लोग डिस्प्लेस हुए हैं फॉर कंस्ट्रक्शन, प्रॉम्प्टिंग रीसेटलमेंट कंसर्न्स। अब खुद सोचिए, आप इतना सारा कैनाल्स बना रहे हैं, टनल बना रहे हैं, रिजर्वायर बना रहे हैं, तो लोगों का डिस्प्लेस होना तो एक्सपेक्टेड है। पर अगर आप कभी गूगल न्यूज जाके चेक करेंगे, आपको एक भी आर्टिकल नहीं मिलेगा चाइना के इस डिस्प्लेसमेंट का, जो फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट है। अगर भारत इस तरीके के रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट्स करता है, जो कर भी रहा है, जैसे हमारे यहां है केन बेटवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट, हाल ही में बिहार में कोसी मेची इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट भी हो रहा है, वहां पे हम लोगों को ये चैलेंजेस फेस करना पड़ रहा है क्योंकि हमारे कम्युनिटीज कटघरे में खड़े हो जाते हैं। पर चाइना क्योंकि एक आयरन कंट्रोल लगाता है अपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अपने प्रेस के ऊपर, अपने मीडिया के ऊपर, तो इस तरीके के न्यूज वैसे तो बाहर आए नहीं है, पर इंडिपेंडेंट NGOs ने इस बात को कंफर्म किया है। दूसरा, इकोलॉजिकल रिस्क आते हैं। क्या? क्योंकि आपने यांगजे नदी के पानी को मोड़ दिया, तो अब यांगजे नदी का जो फ्लो था उसमें कमी हो गई। अब नदी में कमी हो गई तो जब जाके वो मिल रहा है ईस्ट चाइना सी से, शंघाई शहर के पास में, तो वो ईस्ट चाइना सी का पानी अब वापस यांगजे नदी के अंदर घुसता है, जिसको हम कहते हैं सैलिनिटी इंट्रूजन। खारा पानी अब नदी के रास्ते घुसा और कोस्टल फ्लडिंग किया, जिसके चलते चाइना के कोस्टल एरियाज में सैलिनिटी इंट्रूजन होने के चलते
वहां का वाटर सिक्योरिटी, क्योंकि ग्राउंड वाटर तो कंटेमिनेट हो जाएगा, खारा पानी आ गया ना, और वहां का सॉइल एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी में लॉस हुआ है। बट इट इज ब्रिंगिंग मेनी बेनिफिट्स ऑल्सो फॉर द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ चाइना। तो सबसे पहला रिड्यूस्ड डाउनस्ट्रीम फ्लो, दूसरा है इवेपोरेशन लॉस। अब क्योंकि आप कैनाल्स के रास्ते 1,500 2,000 किलोमीटर का पानी भेज रहे हैं, तो अब सनलाइट गिरेगा तो इवेपोरेशन होगा। जब हमने डाइवर्ट किया, फॉर एग्जाम्पल 10 लीटर पानी था, पहुंचा कितना? 7 लीटर, 3 लीटर कहां गया? इवेपोरेशन में उड़ गया। तो रिड्यूस्ड डाउनस्ट्रीम फ्लो हो रहा है और इन्वायरमेंटल या लॉस भी हो रहा है ड्यू टू इवेपोरेशन। और फिर है हैबिटेट डिसरप्शन। हैबिटेट क्या होता है? फिजिकल लोकेशन। आपके इकोसिस्टम्स में डिसरप्शन हो रहा है, क्योंकि नदी के पानी के ऊपर ही तो निर्भर है उसके आसपास किस तरह का इकोसिस्टम डेवलप होगा। सो दिस इज अ चैलेंज फॉर चाइना। जब हमने यह समझ लिया, अब सवाल उठता है कि क्या यह प्रोजेक्ट इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल है, क्योंकि हर चीज को सस्टेनेबिलिटी के नजरिए से देखना है दोस्तों। सबसे पहला पॉइंट देखा जाए, इकोलॉजिकल इंबैलेंस, द मोस्ट बिगेस्ट चैलेंज। यहां पे क्या हो रहा है? रिड्यूस फ्लो इन डोनर रिवर्स। डोनर यानी कि किसका पानी जा रहा है? तो यांगजे का। उसके चलते वेटलैंड्स, फिशरीज, डाउनस्ट्रीम इकोसिस्टम का लॉस हो रहा है। सोचिए आप एक मछुआरे हैं जो यांगजे नदी में मछली मारते थे। कैसे मछली आती थी? क्योंकि पानी था। अब पानी कम है तो क्या आप मछली मार पाएंगे? नहीं, जिसके चलते लॉस ऑफ लाइवलीहुड भी हो रहा है। दूसरा, वाटर क्वालिटी का रिस्क। ये जो यांगजे नदी का पानी जा रहा है, जैसा मैंने बताया कि यांगजे नदी के साथ ही तो चाइनीज सिविलाइजेशन जुड़ा है, यानी कि चाइना के सबसे बड़े शहर इसी नदी के पास में है, सबसे बड़े फैक्ट्रीज इसी नदी के पास में है, और उनका जो कंटैमिनेटेड पल्यूटेड पानी है वो अब डाइवर्ट हो रहा है नॉर्थ के साइड, जिसके चलते जब नॉर्थ के साइड पानी पहुंचा तो देखते हैं वहां गंदा पानी आ रहा है। तो इसके चलते यह प्रॉब्लम भी खड़ा होता है कि आप गंदा पानी भेज रहे हैं नॉर्थ के साइड, आपको वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा खर्चा। तीसरा, हाई इवेपोरेशन एंड लीकेज लॉसेस, जैसा मैंने बताया इवेपोरेटिव लॉसेस हो रहे हैं। और चौथा, एनर्जी फुटप्रिंट। इतना सारा कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं आप, इतना सारा रिजर्वायर बना रहे हैं आप, टनल बना रहे हैं आप, वाटर स्टोरेज सिस्टम बना रहे हैं आप, उन सब के पीछे कोयला तो लगेगा ना। इसके चलते आप देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन ज्यादा हो रहा है, क्योंकि यह विश्व का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। तो इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी के हिसाब से अभी भी सवालिया निशान इस पे खड़े हैं। जब हमने यह समझ लिया, अब हमको समझना है कि भारत के लिए इससे क्या लेसन्स हैं, क्योंकि जैसा मैंने बताया यूनाइटेड नेशंस का कहना है कि लिविंग विथ रिस्क रिपोर्ट में भारत और चाइना दोनों हाई रिस्क पे हैं जहां तक हम वाटर स्ट्रेस की बात करते हैं। ऐसे भी आपको पता होगा कि एशियन वाटर टावर जो पामीर नॉट के पास से है, जहां से बहुत सारे रिवर सिस्टम्स निकलते हैं, अब ग्लोबल वार्मिंग के चलते आपके ग्लेशियर का साइज घटता चला जा रहा है, यानी कि आने वाले दिनों में पानी का शॉर्टेज एक रियलिटी बनने वाला है। तो भारत को रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट्स तो करना ही पड़ेगा, पर क्या सिर्फ रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट्स करने से यह प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा? जी नहीं। सबसे पहले द फर्स्ट लेसन फॉर इंडिया, इकोलॉजिकल सेंसिटिविटी फर्स्ट। जब इस तरीके का प्रोजेक्ट्स आप बनाते हैं तो उसका एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट आप करेंगे। क्या होता है एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट? कि किसी भी प्रोजेक्ट को चालू करने से पहले उसके क्या इकोलॉजिकल कॉस्ट्स होंगे, उसके क्या सोशल कॉस्ट्स होंगे, ये आप आइडेंटिफाई कीजिए, और उसके बाद इन दोनों कॉस्ट्स को घटाने के लिए क्या स्टेप्स लेने की जरूरत है, कैसे हम कम्युनिटी के डिसरप्शन को कम कर सके। यही है एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट का उद्देश्य। और इसीलिए भारत को जब भी कोई रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट हो तो एक मैंडेटरी EIA करना चाहिए, एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, जिसमें लोगों की भागीदारी भी हो, उनके कंसर्न्स को भी हम एड्रेस करें। दूसरा, रीसेटलमेंट चैलेंजेस। चाइना तो अफोर्ड कर सकता है 3.5 लाख लोगों को फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट करने का, क्या भारत कर सकता है? जी नहीं। भारत डेमोक्रेसी है, यहां पे लोगों का एक अभिन्न अंग है वो, जब हम सिटीजन गवर्नेंस की बात करते हैं। और इसलिए क्या आवश्यकता है कि आप एक तरीके से फेयर रिहैबिलिटेशन एंड लाइवलीहुड रेस्टोरेशन करें। यानी कि अगर कोई मछुआरा कम्युनिटी है जो उस नदी के ऊपर डिपेंडेंट है, अगर उस नदी के चेंज के चलते उसका लॉस ऑफ लाइवलीहुड होता है तो उसको अल्टरनेटिव लाइवलीहुड्स की तरफ हम प्रेरित करें। तीसरा, फोकस ऑन डिमांड मैनेजमेंट। हम सिर्फ सप्लाई की तरफ फोकस ना करें कि पानी पहुंचा दिया जाए, डिमांड के साइड भी काम करिए, वाटर हार्वेस्टिंग करिए। देखिए, बिहेवियरल चेंजेस लाइए, वाटर कंजर्वेशन करिए, ड्रिप इरिगेशन करिए, लोकल वाटरशेड रिवाइवल करिए, ताकि आप सप्लाई और डिमांड दोनों को बैलेंस आउट करें, ताकि आपका जस्टिफाइड यूज ऑफ पानी हो, वेस्टेज ना हो। सिर्फ पानी पहुंचाना उद्देश्य नहीं होता है। तीसरा, इकोनॉमिक वायबिलिटी। $70 बिलियन लगे हैं चाइना को। भारत को भी जब रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट करना है
तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करने की आवश्यकता है कि आप कितना पैसा लगाएंगे और उससे क्या बेनिफिट्स आएंगे, क्योंकि ध्यान रखिएगा इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन भी आपको मापना है। तो उन सब फैक्टर्स को आप सम्मिलित करके ही आगे बढ़े। दैट इज जस्टिफाइड, दैट इज सस्टेनेबल फॉर इंडिया इन द लॉन्ग रन। आई होप ये डिस्कशन आपको पसंद आया, आप सीखे कुछ नया। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, आपको क्या लगता है, क्या भारत इस तरीके का प्रोजेक्ट कर सकेगा या कर रहा है, और क्या लेसन्स हैं भारत के लिए